हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और आज हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारा सेकंड परमानेंट इफेक्ट होता है रिजोनेंस इफेक्ट। तो रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ने के पहले हमें रिजोनेंस का मतलब समझना पड़ेगा और रिजोनेंस स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure. An example is that of benzene. कह रहा है बुक में कि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका जो बिहेवियर होता है उसको हम लोग एक सिंगल लुइस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसमें हमें बहुत से स्ट्रक्चर चाहिए होंगे उसकी प्रॉपर्टी को जो परफेक्टली डिफाइन कर सके। ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। एन एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ बेंजीन। जैसे कि बेंजीन ही है तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर हम अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं और इसका कोई भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें नहीं बता सकता। इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर containing alternating carbon-carbon single and carbon-carbon double bond shown in is inadequate for explaining its characteristic properties। तो जिसमें alternate single double bonds हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम के बीच, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने में असमर्थ है, inadequate है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते हैं। As per the above representation, benzene should exhibit two different bond lengths due to carbon-carbon single and carbon-carbon double bonds. However, as determined experimentally, benzene has a uniform carbon-carbon bond distance of 139 picometer, a value intermediate between the carbon-carbon single that is 154 picometer and carbon-carbon double that is 134 picometer bonds। तो इसके कहने का मतलब है कि इस ऊपर की रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे तो बेंजीन जो है उसको दो अलग अलग तरह की उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए और डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ हमारी कम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको आइडेंटिफाई किया कि इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो हमें जो बॉन्ड डिस्टेंस मिला या बॉन्ड लेंथ मिली बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में, वो थी 139 पिकोमीटर, जो कि सिंगल और डबल यानी कि 154 और 134 के बीच की वैल्यू है। इस वजह से द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी represented adequately by the above structure. Further, benzene can be represented equally well by the energetically identical structures first and second। तो इसका ये मतलब है कि हमें इंटरमीडिएट वैल्यू मिली बॉन्ड लेंथ की इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में, तो ये एक स्ट्रक्चर इस पूरे बेंजीन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हमें नहीं बता सकता है। इसके लिए जो है हम दो और बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो एनर्जेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पहले स्ट्रक्चर से। इसलिए रिजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, जो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको हम इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर की मदद से पूरे एडिक्वेटली सही से नहीं बता सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। इसलिए हमें इन दोनों का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेना पड़ता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सके, जिसे हम बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। तो ये जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि इमेजिनरी है, ऐसा कोई रियल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दे कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर इन प्रपोर्शन टू देयर स्टेबिलिटी। Another example of resonance is provided by nitromethane, which can be represented by two Lewis structures. These are two types of NO bonds in these structures.
दूसरा स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस को एग्जिबिट करता है वो है हमारे पास नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नाइट्रोमीथेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें दो अलग अलग तरह के नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। पहले स्ट्रक्चर में देखें तो सिंगल और डबल दोनों ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और दूसरे स्ट्रक्चर में भी सिंगल और डबल दोनों ही नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। बस ये है कि दोनों की पोजीशन सिंगल और डबल बॉन्ड की चेंज कर दी गई है। However, it is known that the two NO bonds of nitromethane are of the same length, intermediate between single bond of nitrogen and oxygen and double bond of nitrogen oxygen. The actual structure of nitromethane is therefore a resonance hybrid of the two canonical forms 1 and 2. लेकिन हम ये पहले से जानते हैं कि जो NO की लेंथ है नाइट्रोमीथेन में NO बॉन्ड की, वो चाहे सिंगल हो चाहे डबल बॉन्ड दोनों में सेम है, और वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ और डबल बॉन्ड की लेंथ के बीच की लेंथ है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो नाइट्रोमीथेन का है वो इस वजह से एक क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड है इन दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी है वो इन दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होगी, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है। The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy or simply the resonance energy. अब एक टर्म आता है हमारे पास यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आता है resonance stabilization energy, या सिंपली बोले तो resonance energy। ये क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर और लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर सिंपली रेजोनेंस एनर्जी। मोर द नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स द मोर इज़ द रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जितने ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास एक कंपाउंड के बनेंगे उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। Resonance is particularly important when the contributing structures are equivalent in energy. The following rules are applied when writing resonance structure. अब अगर हमें resonance structure लिखने हैं तो हमें कुछ rules को अपने mind में रखना पड़ेगा और उन्हें apply भी करना पड़ेगा, वरना हमारे resonance structure सही से नहीं बनेंगे। The resonance structures have the same position of nuclei and the same number of unpaired electrons. Resonance structure के पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए और न्यूक्लियस की पोजीशन भी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो हमने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिन्हें हम अप्लाई करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते वक्त। पहली चीज़ कि न्यूक्लियाई जो भी हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उन सबकी न्यूक्लियाई की पोजीशन सेम होनी चाहिए और सबके पास सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इन सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच द वन विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑल द एटम्स विथ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, that is a negative charge if any on more electronegative atom, a positive charge if any on more electropositive atom, and more dispersal of charge is more stable than others. अब अगर हमें कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखे हैं तो हम ये कैसे पता करेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। इसके लिए भी हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात कि जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और जिसके सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अगर हाइड्रोजन है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम होगा, यानी कि ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास पास होंगे, या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे से दूर होंगे, वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा दूसरे स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन।
So that's it for this part of the video, guys. Thank you.